हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 के विज्ञान के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग विधिवत समझ करके सॉल्व करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन ना बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे पिछले आए हुए पेपर से रिलेटेड हैं। तो इसलिए तुम लोग इन सारे क्वेश्चनों को विधिवत तैयार करना और विद सॉल्यूशन देखोगे कैसे हम लोग समझेंगे। चलो चलते हैं और ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं बेटा। ये देखो, पहला एक क्वेश्चन है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। देखो, हम लोग तो एक चीज 100% जानते हैं ना कि धारा का प्रवाह का मुख्य कारक है इलेक्ट्रॉन। सही बात है। यानी हम लोग एक चीज जानते हैं कि धारा को प्रवाहित करने का मुख्य कारक है इलेक्ट्रॉन। यानी अगर कोई सिंपल भाषा में पूछता है ना कि धारा किसके कारण बहती है, तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन द्वारा। लेकिन एक चीज समझ लें कि जैसे ये मान लो अपने पास कोई एक चालक है। इधर देखो, खूब बढ़िया से समझना। ये मेरे पास कोई चालक तार है और इस तार का ये क्षेत्रफल है, ये इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इस चालक तार की ये लंबाई L है। इसको मैं एक बैटरी से जोड़ देता हूं। यहां मैंने पॉजिटिव पोल बना दिया, यहां मैं निगेटिव पोल बना दिया। देखो, बैटरी से जोड़ दिया, इसमें मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब जैसे ही मैं इसमें देखो, ये इसका पॉजिटिव पोल है, ये निगेटिव है, और ये भैया मेरे ये धन सिरा है और ये कैसा सिरा है, ऋण सिरा है। जैसे ही हम लोग ना इसमें धारा का प्रवाह करते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे होते हैं ऋण। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋण। और ऋण किसकी तरफ भागेगा? ऋण भागेगा बेटा मेरे किसकी तरफ? प्लस की तरफ। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चलने लगता है किसकी तरफ? धन की तरफ। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चलने लगता है? धन की तरफ। और इलेक्ट्रॉन अगर मेरा ऋण होते हुए, ऋण है इसलिए धन की तरफ चल रहा है, तो धारा ठीक इसके अपोजिट साइड में बहेगी। यानी धारा मेरी आई जो बहेगी वो किसकी तरफ बहेगी? ऋण सिरे की तरफ। इसका मतलब अगर कोई तुम्हें पूछता है कि धारा किसके कारण बहती है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण। और ये धारा इलेक्ट्रॉन की किस दिशा में बहती है? इलेक्ट्रॉन अगर माइनस है तो पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, तो धारा आई किसकी तरफ जाएगी? निगेटिव की तरफ जाएगी। चलो, इस तरीके से हम लोग ये भी जान लिए कि इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा में धारा जाएगी। और ये पहला मेरा ऑप्शन भी सही हुआ। समझ में बात आई। एक दूसरा, एक घोड़े की शक्ति, इसका मतलब वस्तु शक्ति। घबराओ ना, घोड़े की ताकत नहीं, मैं चेक करा रहा हूं। यहाँ देखो क्या एक अश्व शक्ति है। एक अश्व शक्ति जिसे हम लोग हार्स पावर कहते हैं, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा, ये रट्टू मार है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है बेटा? 746 वाट की। याद हो गया ना? एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट। तो इस तरीके से दूसरे वाले में हम कौन सा? तीसरा लगाएंगे। यानी पहले वाले मेरा हुआ इलेक्ट्रॉन द्वारा धारा बहती है और दूसरे वाले में हुआ अश्व शक्ति का। यानी कितने के बराबर होती है? तो 746 वाट के। समझ में आ गया बढ़िया से। तो इन दोनों को खत्म करने के बाद इन दोनों की मैंने खात्मिंग कर दी। और अब चल भैया देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर मेरे भाई तीसरा है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता, एक डी नहीं, एक डायोप्टर है। एक डायोप्टर है और इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, ज्ञात कीजिए नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं। एक लेंस की क्षमता कितनी है? एक डायोप्टर है और इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? देखो बेटा, लेंस की क्षमता का मात्रक P बराबर होता है। यानी क्या? एक, यानी देखो लेंस की क्षमता को जब हम लोग, देखो पहले तो ये जान लो कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है कितना? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। और इसमें कितना डायोप्टर दिया है? एक डायोप्टर। तो इसका मतलब है कि हम लोग P बराबर लिख देंगे कितना? P बराबर क्षमता का मात्रक, यानी यहां लिख देंगे क्या? यानी यहाँ यानी फोकस दूरी। यानी देखो ये फार्मूला है कि 1/क्या? फोकस दूरी। एक नहीं, अगर सेमी में है तो 100/
फोकस दूरी। और जरा मैं इसको इधर ले आ दूं और इस भैया को इधर ले जाऊं तो यहाँ P बराबर क्षमता बराबर 1 डायोप्टर था। अगर मैं यहाँ 100/1 लिख दूं और इस F को यहाँ ले जाऊं, थोड़ा सा समझो, थोड़े में ढेर सारा। बिहारी जी की कविता है ना, क्या बिहारी जी की जो दोहे हैं, लोग कहते हैं कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया है। हाँ, तो आज मैं सागर में गागर भर रहा हूं। चलो ठीक है, उल्टा काम नहीं। ये देखो, इसका मतलब यह बराबर 1/P होता है। और जब सेमी मिलाना हो तो 100 हम लोग क्या कर देंगे, 1 और 1 से 100 को काट देंगे तो 100 आएगा। इसका मतलब मिल जा मिल जा मिल जा। तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन, बी वाला सही है, 100 सेमी। चलो भैया, तो इस तरीके से मैंने पहले में इलेक्ट्रॉन द्वारा धारा का प्रवाह चेक किया। शक्ति का मात्रक मैं 746 वाट पाया और एक डायोप्टर बराबर 100/1, यानी मैं क्या मैं यानी मैं कितना पाया, मैं पा गया कितना, 100 सेमी। चल भैया, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन तुम लोगों को लग रहा होगा सब मजाक का काम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये मैं एक सीरीज जो चालू किया हूं MCQ की, इस सीरीज को विधिवत पढ़ते रहना, ये पहला उसका पार्ट है। इसमें इसी माध्यम से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 2 3 4 सीरीजों में अध्ययन करेंगे। चलो भैया, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के, ओहो सेल की बात कर दिया। अच्छा, आप समझ में आया बच्चों, सेल क्यों लगाया। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, हो बड़ा वाला नहीं, छोटकना अंदर वाला प्रतिरोध कह रहा है। अंदर में छोट भैया, बाहर बड़े बड़े लोग। अच्छा, आंतरिक प्रतिरोध कह रहा है। आंतरिक प्रतिरोध माने स्मॉल लेटर आर। क्या है, 3 ओम है। तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान, सेल से प्राप्त धारा का कैसा मान, अधिकतम मान। कैसा मान, अधिकतम मान, यानी अधिक से अधिक कितनी धारा प्राप्त हो सकती है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। देखो, मैं यही लगा दे रहा हूं, थोड़ा सा इसको लिख लिए होगे। अब मैं यहां लगा दे रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो बेटा, धारा I बराबर, अगर बात कोई आदमी सेल की करता है तो, यानी सेल में विद्युत वाहक बल, देखो पहले तो हमको निकालना है क्या, आई मुझे निकालना है। विद्युत वाहक बल का जो मान कितना वोल्ट कह रहा है, ई बराबर, बोल मिल जा ई बराबर कितना, यानी ई बराबर आ गया है मेरा 1.5 वोल्ट। चल भैया, और फिर विद्युत वाहक बल है ये 1.5 EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे तुम लोग कहते हो ना, तुम लोग नहीं पूरी दुनिया कहती है, पूरा होशियार ना समझो। यह आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल लेटर आर बराबर कितना दिया है, आर बराबर दिया है 3 ओम। अरे ये कोई सांप नहीं है, ये ओम है, और हिंदी वाला नहीं तो कुछ संस्कृत की प्रेमी बैठे हो तो कह दे कि सर ओम ऐसे नहीं बनता। तो ये 3 ओम है, आर स्मॉल लेटर। मैंने कहा ना कि जब कोई आंतरिक कह रहा है तो छोटका आर बनाना, बाहरी आर कहेगा बड़का आर बनाना। तो ये स्मॉल यानी क्या हो गया, 3 ओम हो गया। चलो, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान। तो एक चीज ये जान लो कि जब कभी खूब ढेर धारा पाना चाहता है ना, तो उसके मार्ग में आने वाले बड़कने प्रतिरोध को 0 करना पड़ता है। मैंने क्या कहा, अरे भैया साइकिल तभी खूब भागेगी जब ब्रेकर कम होगा, और तुम ठावे ठाव ब्रेकर बना देते हो ना, जगह जगह फिर ब्रेकर, तो क्या होगा, या तो गिर पड़ोगी, और इसे धारा भी मेरी गिर पड़ेगी, धारा भी तो गिर। चलो, तो ब्रेक यानी मैंने क्या किया, उसके परिपथ में आने वाले कैपिटल लेटर आर को मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अगर मैं कैपिटल लेटर आर को 0 कर दिया, स्मॉल लेटर आर को 3 लिखा, ई मेरा इतना है। सूत्र होता है आई बराबर ई अपान स्मॉल लेटर आर प्लस कैपिटल लेटर। ई का मान कितना आ गया, ई का मान आ गया 1.5 बटे यहाँ कितना 3, और धन 0 का कोई महत्व नहीं। फिर भैया यहाँ क्या हो गया 1.5 बटे 3, और मैं इसके दशमलव गुणा यहाँ हो गया 30, 15 1 कम 15 दूना 30, यानी 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। देखो है कहीं 0.5, मिल जा। अच्छा, ये 0.5 वही 0.5 है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, समझ में आ गया होगा ना, समझ में आ गया है एकदम बढ़िया से, वेरी गुड। तो चलो भैया, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक लिखता हूं। ओहो, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर भी, अच्छा चुंबकीय फ्लक्स नहीं दे पाए तो इसको दे दिए, चलो कोई बात नहीं, इसको लगा लिए होगे। तो मैं यहाँ अब तुम लोगों को एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बहुत बार पूछा जाता है। इसको क्या बताया था, अपने मित्रों को भी बताओ कि ये चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे,
100%। तुम उठा करके आंसर में देख लेना, कोई ईयर बैक नहीं गया होगा जिसमें ये ना आया हो। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, पहले तो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाते हैं किससे, बी से। किससे दिखाते हैं, बी से। और ये बी बराबर होता है क्या, बी बराबर होता है फ्लक्स बटे क्षेत्रफल। ये फाई है और ये ए है, ये चुंबकीय फ्लक्स हो गया और मेरा क्षेत्रफल। फ्लक्स का मात्रक बेटा होता है वेबर, क्या होता है, वेबर। और ए का मतलब क्षेत्रफल का मात्रक तो तुम लोगों को पता ही होगा, क्षेत्रफल का मतलब हो गया मीटर स्क्वायर। और अगर मैं इसको भैया को ऊपर ले गया तो ये जो प्लस में थे हो गए माइनस में, यानी हो गए क्या, हो गए मेरे भैया वेबर मीटर स्क्वायर। अच्छा बहुत ऊपर कूद रहे थे, किसमें आगे नीचे थे, सुकून में थे, ऊपर आए माइनस हो गए। चलो यानी इसका मतलब वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये वाला सही है। समझ में आ रहा है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेमी, ओहो आर आर आर, तब फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या झूठे नाहक सवाल बनाए हो। हाँ मैंने पहले ही बता दिया था ना, विज्ञान जिस दिन शुरू होगा उस दिन तुमको मजा आ जाएगा। अब विज्ञान जिस दिन शुरू होगा उस दिन तुमको मजा आ जाएगा। अभी शुरू नहीं हुआ, अभी तो पार्टी ये समझो शुरू हो रही है, असली में नहीं शुरू हुई है। ये अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माने त्रिज्या है तो आर से होगी, मुंह ना बनाओ, त्रिज्या है तो आर से होगी, यानी आर बराबर क्या है, आर बराबर है 12 सेमी। क्या है, 12 सेमी, 12 सेमी। और तब मुझे क्या निकालना, फोकस दूरी एफ, और यह फोकस दूरी आर बराबर क्या होता है, फोकस दूरी और आर में, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है क्या, तुम्हें नहीं मालूम होगा, रहने दो। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है r/2, या फिजिकल टू r/2। तो 12 बटे क्या लिख दिए 2, यानी 2 से काट दिया, यानी कितना, 6 सेंटीमीटर। प्लस वाला कहां गया, प्लस वाला। अच्छा प्रिज्म द्वारा विचलन, ओ हो छितराना, ओ हो। चलो भैया कोई बात नहीं, विचलन माने घूम रहे हो, कुछ कर रहे हो, हमसे नहीं मतलब, तुम मर जाओ। इधर देखो किसका होता है सबसे ज्यादा, बैगनी रंग का। तो चलो ये मेरा कौन सा हो गया, एक बार तुम लोग इसे देख लो, किसका, प्रिज्म द्वारा सबसे ज्यादा किसका होता है, बैगनी रंग का। तो पहले मैंने क्या बताया था, चालक में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा। अश्व शक्ति किसके, कितने वाट के बराबर होती है, 746। एक लेंस की क्षमता 100 सेमी। यहाँ कह रहा था 1.5 वाला 0.5 लगा के दिखाया। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वीबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक अवतल दर्पण वाला कितना है, +6 सेमी। प्रिज्म द्वारा किसमें सबसे अधिकतम विचलन होता है, बैगनी रंग में। तो इस तरीके से फिजिक्स के 7 क्वेश्चन तुम्हारे क्या हुए, सॉल्व हुए। तो चलो बेटा अब हम लोग चलते हैं ना क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के, इसी ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के ये जो 14 तक है ना, ये केमिस्ट्री का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, अब समझ गए ना, किसका हिस्सा है, केमिस्ट्री का। और कितना बढ़िया लिखा है ना, कितना प्यारा सा शब्द लिखा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान। तो पहले तो तुमको मैं समझा दूं, अम्ल क्या होती है, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टी और बाबा लुईस के अनुसार क्या अपने जलीय विलयन में क्या देती हैं, H+ आयन। चलो इन सबसे कहा ही नहीं, पीएच का मतलब प्रोटॉन्स ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा इन सब से मतलब सर कुछ नहीं है, अच्छा कुछ नहीं है तो क्या, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है बेटा, जो अम्ल होती हैं उनका विलयन, उन विलयनों का पीएच मान 0 से लेकर 6.99 तक, मतलब 7 से कम, और 7 का मतलब उदासीन, और 7 से अधिक का मतलब क्षार। तो इसका मतलब अगर विलयन अम्लीय था तो उसका पीएच मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7। तो यानी 7 से क्या होगा, कम, ना कि 7। चलो ठीक, तो पहला वाला आ गया समझ में। ओ हो क्या दिया था, यूरेनियम। अरे वाह कितनी बढ़िया चीज, मिल जाए तुमको 10-20 कुंटल ना तो काम हो जाएगा। अरे पागलों बहुत महंगी धातु है, इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में, परमाणु ऊर्जा में किया जाता है, या विद्युत या संयंत्रों, यानी जो हम लोग विद्युत गृह देखते हैं उन सब जगहों पर। हाँ तुम ये समझ मत लेना कि इसको आप हम लोग क्या पा जाएंगे किसी दुकानदार के यहाँ 2 रुपया किलो। हाँ आलू नहीं हो गई, 15 रुपए किलो मिलेगी। चलो तो यूरेनियम क्या है बेटा, यूरेनियम एक क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। यूरेनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है। लेकिन एक चीज तुमको बता दूं कि यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व तो है, लेकिन अगर कहीं जैसे इसने कहा क्षार धातु ना, तो क्षार धातु में अपने आते हैं कौन, वही तुम्हारे हाइड्रोजन हीलियम, ये अरे हाइड्रोजन लिथियम ये वाले, यानी पहला वाला।
अधातु तो एकदम नहीं, क्योंकि अधातु होती तो क्रियान्वित। चलो अगली चीज, यहाँ गैस तो है नहीं। यूरेनियम तुम्हारा क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यौगिक, अरे ऐसा कोई आदमी याद होगा ना तुम्हें जिसने अपने गुरु के नियमों का खंडन किया और चुप्पे से प्रयोगशाला में नई चीज बना दी। और वो क्या थी, वो थी कहा गई यूरिया। कौन सी चीज थी, यूरिया। और नाम उस वैज्ञानिक का क्या था, होलर। अपने किस गुरु का नाम, उनके गुरु का नाम होलर के वर्जिलियस, वर्जिलियस नाम था। और वर्जिलियस की कौन सी थ्योरी थी, जिसे कहते हो वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी जैव शक्ति सिद्धांत। उसी के सिद्धांतों का, यानी वर्जिलियस के सिद्धांतों का खंडन किया था किसने, होलर ने। और सबसे पहले प्रयोगशाला में अकार्बनिक से बनने वाला कार्बनिक यौगिक था कौन सा, यूरिया। सर्वप्रथम अकार्बनिक से बनने वाला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। अगला है नियान। अच्छा नियान क्या है, नियान, अरे एकदम अंत में देखिए होगे लिखा है, हरिभजन ने अगारकर को 0 पर रन आउट किया। मतलब हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये किसी से क्रिया नहीं करती, मनहूस जैसी किनारे बैठी हैं। तो सर इसका कोई यूज नहीं होगा, अरे इसका बहुत यूज है। रंगीन लाइट लुपुर लुपुर जो जलती है उसमें नियान भरी जाती है, हीलियम उड़ने वाले गुब्बारों में, और वायुयान के टायरों में, ऐसे ऐसे। और विलियम रैमजे ने इसकी खोज की थी। हाँ किसने खोज की थी, विलियम रैमजे ने नियान की। तो नियान क्या है, एक अक्रिय गैस है। कैसी गैस है, अक्रिय गैस है। कैसी गैस है, अक्रिय। कैसी गैस है, अक्रिय। यानी 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 आगे चलो, ये देखो कैसी दिख रहा है, कह रहा है कि का IUPAC नामर है। ये तो कक्षा 1 का प्रश्न दे दिया इसने। CH3CHO कितना, तुम लोग तो इसको मुंहजबानी बता दोगे। एक C है, 2 C है, और अंत में CHO लगा है। CHO माने अल माने एल्डिहाइड का भैया। तो ये क्या हो गया, ये अल हो गया, ये 2 C है। तो 2 C का मतलब एथ, और एथ कहाँ गया, एथ 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 एथेनल। इसका मतलब CHO में अल जुड़ता है, और 2 C का मतलब एथ, और एथेन में अल जुड़ जाएगा तो हो जाएगा भैया मेरे एथेन। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जानी चाहिए, ओहो नाइट्रोजन। कौन सी, अच्छा अरे भैया अमोनिया कैसी महकती है पता है ना, वॉशरूम के पास जाके सूंघ लेना अगर विश्वास नहीं हुआ तो। दूसरी चीज, ये एक लड़का तो कह रहा था क्या CO2 भर देना चाहिए। हाँ सर हमारे पास खूब रहती है, रात में पाइप लगा के पैकेट फुल करें। चलो कोई बात नहीं। कौन सी धातु नहीं है, तो इसमें एक जगह देखो कापर, तुमने सुना होगा चालक है, बहुत बढ़िया, तांबे का तारवाल, जस्ता। फिर तुमने देखा कौन सी चीज, एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन मेरी क्या नहीं है बेटा, धातु नहीं। ये सिल्वर है Ag, ये भी धातु। तो 1 मिनट में तुमने अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम, क्षारीय होता 7 से अधिक, जल होता तो। यूरेनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यूरिया है। नियान कैसी है, एक अक्रिय गैस। अगर कोई यूज पूछेगा तो कह देना सर क्या स्ट्रीट लाइट बन, नहीं कह देना कि सर वो जो एयरपोर्ट बनता है उसकी जो बत्तियां बनती हैं, ऐसा ऐसा उत्तर देना ना, वो भी कुछ देर तक समझे। फिर एक दूसरी चीज थी कि ये CH3CHO लिखा था बेटा, मिट गया। इसका मतलब एथेनल है। ये चिप्स की थैली में, चिप्स ले आओ मैं बताऊंगा। और अगली चीज, ये कौन सी धातु है, यह धातु नहीं है। कौन धातु नहीं है, तो ये हाइड्रोजन है। हाँ एक चीज ध्यान देना, कभी कभी प्रश्न में आ जाता है कि कौन सी धातु नहीं है, और मेरे दिमाग में क्या चलता रहता है, धातु है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए 2 मिनट मैंने क्या कहा था, एकदम बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ना, एकदम बढ़िया से। कैसे पढ़ना, खूब बढ़िया से। हाँ और 6 क्वेश्चन तो केमिस्ट्री के हिस्से में आते हैं, और चुटकियों में सन से सॉल्व होंगे, यानी मात्र 6 सेकंड में 6 क्वेश्चन। तो चलो बच्चों, अब हम लोग ना बायोलॉजी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, और इसमें देखते हैं ना, कुल मिलाकर के मेरे पास 6 ही क्वेश्चन बचे हैं अब 20 पूरा करने में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन क्या है। तो एक शॉर्ट्स में तुमको मैंने बताया था, तुम लोगों को क्या क्या बताया था बेटा, कि जल में बीसी घुलता है और वसा में कीड़ा। जल में बीछी जल और वसा कीड़ा, यानी इसका मतलब विटामिन बी और सी जल में घुलते हैं। तो बी ढूंढो, है कहीं नहीं, ए है, डी है, के है और सी। इसका मतलब यही मेरा सी सही है। बात समझ में आई। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। देखो पहली चीज तो ना, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, हम ये जान लें कि लार में पाया जाता है बेटा टाइलिन। क्या पाया जाता है,
और इन सब में ना जैसे अपने और है पेप्सिन है, पेप्सिन के बाद तुमको एक चीज और बता दूं कि लार में एक चीज और होता है, क्या लार में होता है लाइसोजाइम, एक चीज लार में और क्या होता है लाइसोजाइम। और जो एक ऐसा एंजाइम होता है जो क्या करता है, जीवाणु रोधी कर्मक का कार्य करता है, वो है क्या अपना लाइसोजाइम। बाकी ये पेप्सिन या प्रोटीन की क्या क्या कहाँ काम करते हैं उससे मुझसे नहीं मतलब, मेरा अपना ऑप्शन सही है टायलिन। अगला है कि कोशिकाओं या कोशिकीय प्रकर्मों में ऊर्जा मुद्रा है, यानी जिसे हम लोग ऊर्जा मुद्रा तो कहते ही हैं, प्लस और उसे हम क्या कहते हैं, उसे ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। कहाँ गई वो एटीपी, अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरी एटीपी है, हाँ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग ऊर्जा भंडार के रूप में, सिक्के के रूप में या ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। चलो भैया, एक अगली चीज है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क सोचने के लिए वेरी गुड, हृदय स्पंदन के लिए सही है, शरीर का संतुलन अरे नहीं बिगड़ा रहेगा तो ऐसे ही से झूलोगे कहीं गिर पड़ोगे, मस्तिष्क का जरूरी है भैया, इसका मतलब सभी पे सही है। अगला है कि शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्रों की नहीं, ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या। तो पहली तो एक चीज हम लोग जान लेना कि 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्रों में 22 तो यानी देखो क्या होते हैं, दोनों के पास सेम होते हैं, पुरुष और महिला के पास, और एक जोड़े जो होते हैं वो डिफरेंट। क्या हो गया, इसका मतलब कि ऑटोसोम जो होते हैं वो कितने होते हैं, जो दोनों में होते हैं। ऑटोसोम क्या होते हैं, ऑटोसोम जो दोनों में होते हैं वो कौन से कितने होते हैं, वो होते हैं 22, यहाँ आ गया है, यानी ऑटोसोम कितने होते हैं 22 होते हैं। और फिर पुरुष में लिंग का निर्धारण गुणसूत्र कौन सा है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, एक्स वाई कहा गया, ये देखो, हाँ, ये पुरुष में क्या करता है एक्स वाई होता है, महिला में एक्स एक्स होता है। चलो फिर से एक बार, मैंने कहा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, सी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। चलो दूसरी चीज, कोशिका प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा, जिसे हम लोग ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं, वो कौन सी है, एटीपी। मस्तिष्क का काम तुमको मालूम है, जिसके कारण तुम बैठे हो इस समय, और आज सब कुछ करता है, वो सभी काम करता है, नहीं तो उठ के भागने लगते हैं मोबाइल लेकर के। चलो भैया, शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्र, मैंने कहा था अगर गुणसूत्र आएगा तो 23 यानी 46 यानी 23 जोड़े, और अगर ऑटोसोम गुणसूत्र पूछेगा तो 22 जोड़े, 22 जोड़े दोनों में सेम होते हैं, पुरुष और महिला में। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा तुम्हें। पुरुष में लिंग गुणसूत्रों की कौन निर्धारण करते हैं, यानी कौन सा ऐसा जो बताता है कि कौन है बच्चे में, यानी जैसे पुरुष और महिलाओं का निर्धारण, पुरुष यानी बच्चा है बच्ची क्या है, तो महिलाओं में होता है एक्स एक्स, तो पुरुष में होता है एक्स वाई। चलो इसके बाद हम बायोलॉजी का हिस्सा अंत किए। अब हम लोग आगे अगली सीरीज में फिर पढ़ेंगे 20 से आगे के। तो ये मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और तुम लोग इन सारे क्वेश्चनों को अपने मित्रों तक भी शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। जहां भी तुम लोगों को लगेगा कि कोई चीज कम समझ में आई, विदाउट हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में लिखना। और बस तब तक के लिए